हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे, थंबनेल देख लिया होगा, कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की यानी आरपीएससी बोर्ड कक्षा 9 की जो ओल्ड पुरानी बुक है उसके आधार पर हम राजस्थान जीके के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें आप राजस्थान जीके के एमसीक्यू देखोगे, जिसके लिए पटवार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे हमने हार्डटेल चला रखा है, 24वां दिन हमारा स्टार्ट हो रहा है। पटवार वीडियो और फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट जैसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अब श्री चल रही है। हमने राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कर लिया। आपके कुछ वीडियो मैंने देख लिया, राजस्थानी वीडियो कंप्लीट, सभी वीडियो कंप्लीट कर लिया हमने। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, राजस्थान जीके की 9th की बुक, मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं अलग कुछ लेके आऊंगा। कक्षा 9th की बुक है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, यानी कक्षा 9th की बुक राजस्थान अध्ययन की पुरानी वाली बुक, यानी पुरानी वाली बुक का अध्ययन करेंगे। पहले हम रीट के लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए, पटवार के लिए, वीडियो के लिए और जो हाई कोर्ट में आई हुई वैकेंसी उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके की 9th वाली बुक, जो पुरानी बुक चलती है 9th जीके की। उसके आधार पर हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैं जिस प्रकार क्वेश्चन लिखूंगा आपको पहले क्वेश्चन देखना है, फिर अब हम उसको एनालाइज करेंगे किस प्रकार आगे आने वाले एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही होगा। ठीक है, यानी इसके आधार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ वो भी बता दूंगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राजपूताना नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी राजपूताना नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि राजपूताना नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अपनी क्लास का 9th वाली बुक का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको मान के चलना है ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 2 3 4 एग्जाम, जितने एग्जाम हो रहे हैं आगे, उनमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजपूताना का नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नहीं, हमारे पहले राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। राजपूताना इसलिए कहा जाता क्योंकि यहाँ पे क्या थी, राजपूताओं राजाओं का शासक था, उसके आधार पर राजपूताना नाम दिया गया था। यानी इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया गया था? तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, इस नाम का प्रयोग सबसे पहले मैंने जॉर्ज थॉमसन ने 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है, यानी इस नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, यानी राजस्थान के राजपूताना शब्द का नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको बता देना, जिस ऑप्शन में आपको जॉर्ज थॉमसन नाम सुने या जॉर्ज थॉमसन नाम दिखे उसको आपको टिक करके आना है। अगर आपको सन पूछे एग्जामिनर तो 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजपूताना नाम शब्द किसने दिया था? तो जॉर्ज थॉमसन ने सबसे पहले राजपूताना नाम शब्द दिया था। ठीक है, यानी राजपूताना नाम शब्द किसने दिया था? जॉर्ज थॉमसन ने दिया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो हमें हाल फिलहाल में जो हमें राजस्थान नाम है ना, राजस्थान को जो राय थाना नाम वो किसने दिया था? यानी राजस्थान राजस्थान को राय थाना नाम किसने दिया था? यानी राजस्थान का जो राय थाना नाम है वो किसने दिया था? तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए राय थाना नाम किसने दिया था या राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो हमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के जो राय थाने का नाम प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का राय थाना नाम 1829 ईस्वी में किया था। ठीक है, यानी आपको मैंने दो नाम बता दिया, आप गौर से देखना बोर्ड पे और शुरू से सुनना बात को पहले। ठीक है, हम पहले बात करें राजस्थान को राजपूताना नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको करके आना है, जॉर्ज थॉमसन ने राजस्थान का राजपूताना नाम सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था। कब लिया था? तो 1800 ईस्वी में लिया था। ठीक है, फिर बात करें हम राजस्थान को राय थाना या राजस्थान किसने कहा था? तो आपको ऑप्शन में करके आना है, कर्नल जेम्स टोड ने कब कहा था? तो 1829 ईस्वी में। ये ये बात किस में लिखी हुई है कर्नल जेम्स टोड वाली? तो कर्नल जेम्स टोड की वाली बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किसकी बात की गई है? राजस्थान या राय थाना की बात की गई है। कर्नल जेम्स टोड की बुक है, उसमें एनल्स ऑफ एंटिक्विटी राजस्थान वाली बुक में इसकी बात की गई है। ठीक है, यानी आपको एग्जामिनर अगर राजस्थान के नाम संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाए तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। राजपूताना जॉर्ज थॉमसन ने कहा था, कब कहा था? 1800 ईस्वी में। राजस्थान या राय थाना किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कब कहा था? 1829 ईस्वी में। और ये
ये बुक कौन सी है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में इसकी बात की गई है, ठीक है। यानी बेसिक बातें कक्षा 9 अध्ययन वाली पुरानी राजस्थान अध्ययन वाली बुक है, उसमें पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो आप इसी के आधार पर हम अगले क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पे आपको दोनों का नाम क्लियर कर दिया है, कौन किसने कब किसको कहा था, ठीक है। यानी इस बुक वाली याद रखना आप, एनएल वाली राजस्थान वाली, वो उस बुक का नाम याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देखना है, फिर पढ़ना है, फिर उसका आंसर करके आना है। आप मिला लेना, आगे आने वाले एग्जाम में सभी प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? दूसरा क्वेश्चन है, यानी कालीबंगा सभ्यता कौन सी जिले में? आपको एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करके आना है? तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा सभ्यता कौन सी जिले में है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। यानी आपको एग्जामिनर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे कालीबंगा सभ्यता कौन सी जिले में? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। यानी हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है और ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता, अब ये बता दूं कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए घग्गर नदी, घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी किसके नदी किनारे? घग्गर नदी, जैसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है और द्वैस्वती नदी भी कहा जाता है। ये वही घग्गर नदी है जो पाकिस्तान के हाकरा में जाकर क्या होती है, वहां पे विलुप्त होती है। घग्गर नदी गुजरात के कच्छ रण में जाकर विलुप्त होती है, सॉरी। ये घग्गर नदी वही नदी है जिसे नाली भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्या कहते हैं? नाली, ठीक है। यानी हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्या कहते हैं? इसको नाली कहा जाता है, क्योंकि एक नाली की तरह बहाव करती है। और कौन सी सभ्यता, कालीबंगी सभ्यता किस नदी किनारे बसी हुई है? तो घग्गर नदी किनारे बसी हुई सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो हनुमानगढ़ में पड़ती है, ठीक है। ये कितने स्तर में खोजी गई थी? तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए 5 स्तर इसके थे, जो कौन बताता है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इसकी 5 स्तरों में खोजी जाने वाली सभ्यता बताते हैं, यानी 5 स्तरों में, ठीक है। यानी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है, 5 स्तरों में दशरथ शर्मा इसको खोजने वाले कहलाते हैं। और इसके बाद में सन 1961 से लेकर 1969 के बीच में कौन आते हैं? बीबीलाल, बीबी बीबीलाल साहब और बीके थापर साहब, ठीक है। यानी इनको दो बाद में खोजते हैं, पहले इनके दशरथ शर्मा, इन पांच स्तरों के द्वारा खोजी जाने वाली सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अगले इसमें बात यह भी दी गई, कालीबंगा मुख्य नगर नियोजन के 2 टीलों से प्राप्त हुई पूरी टीला नगर टीला बस्ती रहती है। इसमें यह भी बात की गई है कि जो पश्चिम में जो ऊपर के उसे राजा रहते थे और जो पूर्व में उसे जो बस्ती रहती थी, यानी गांव वाली जो बस्ती थी, उसके लिए बात की गई, ठीक है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, वर्तमान में से घग्गर नदी कहा गया, ठीक है। प्राचीन काल में घग्गर नदी की, घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? तो आपको बता देना सरस्वती नदी इसका क्या था? प्राचीन नाम था, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछे सरस्वती नदी कौन सी सभ्यता थी, तो आपको कालीबंगा सभ्यता बतानी है। आगे में इसकी जो और सभ्यता इस प्रकार की क्वेश्चन हो रहे हैं उसके आधार पर और कर लेंगे, बल्कि आपको इसकी इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको बता देना है बीकी थापर, बीबीलाल थापर के साथ द्वारा, बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा, जो कब 69 में और 61 से 69 के बीच में होती है। ये किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी किनारे है। ये वर्तमान में कहा है? तो हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। इसके आगे उनकी वो बात में बात कर लेंगे कि यहाँ पे शल्य चिकित्सालय मिली थी, काली चूड़ियों के कारण से कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से बात है वो आपको याद रखनी है। जिस प्रकार आगे क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार और विस्तार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखने, अग्निवेदिका कौन से साक्ष्य किस कौन सी सभ्यता से मिली है? लेकिन अग्निवेदिका के कौन से साक्ष्य में किस सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं? तो आपको बता देना है कालीबंगा से भी अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कालीबंगा सभ्यता से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले। आपको अगर ऐसा पूछे एग्जामिनर की अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निवेदिका, अग्निवेदिका के साक्ष्य यानी हमारे अवशेष अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। यानी जिस प्रकार आगे आगे क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार कालीबंगा हम पूर्ण करते जाएंगे। पहले हमने दिल्ली कालीबंगा जिला कौन सी किनारे कौन सी जिले में स्थित है? तो आपको बता दें हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा नदी किस किनारे है? तो घग्गर नदी, पहले इसको क्या कहते थे?
सरस्वती नदी या द्वस्वती नदी या मालिमर्त नदी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, विलुप्त हो गई थी यार। इसे नदी का जो भाग को क्या कहते हैं, नाली कहा जाता है, ठीक है। हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ का नगर, उसका बेसिक नाम क्या है, तो वहां पे क्या कहा जाता है, इसको नाली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिलने वाले आपको उसके साक्ष्य बताता हूँ मैं क्या क्या मिला था यहाँ पे। धार्मिक प्रमाण के रूप में कालीबंगा अग्निवेदी का साक्ष्य मिला था, क्योंकि अग्निवेदी का क्या है कि धार्मिक प्रमाण है। धार्मिक प्रमाण के रूप में अगर आपको पूछे धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदी का किसके साक्ष्य है, तो आपको बता देना कालीबंगा के साक्ष्य मिले थे धार्मिक प्रमाण के रूप में, ठीक है। फिर बात करें धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अग्निवेदी कालीबंगा सभ्यता में क्या की गई है, धूप के द्वारा पकाई हुई ईंटों का, धूप के द्वारा पकाई ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी धूप के द्वारा जो पकाई हुई ईंटें उनका क्या किया गया है, कालीबंगा सभ्यता में प्रयोग किया गया है। अग्निवेदी का मिली है, तो धार्मिक प्रमाण को एक बताती है, ठीक है। आगे इसके में और क्या साक्ष्य मिली है, तो हम बात करते हैं ईंटों के द्वारा नालियां बनी थी। अगर आपकी बात करो तो धूप के द्वारा पकाई हुई ईंटों के द्वारा क्या बनी हुई थी, तो वहां पे नालियां बनी हुई थी, ठीक है। एक नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप दिखाई देती है। तो ये कालीबंगा सभ्यता है वो किस नगर नियोजन के साथ दिखाई देती है, जिस प्रकार सिंधु घाटी नगर नियोजन सुव्यवस्थित सुतरीके से, जिस प्रकार समतल समतल रोडे, कोण पे काटती हुई रोडे और नाली, रोड के पास में नाली, उसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता में एकदम अग्निवेदिका में साक्ष्य मिली है। यहाँ पे शल्य चिकित्सा मामले में साक्ष्य मिली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे खोपड़ी मिली है, हाथी के दांत मिले हैं, ईंट के प्रमाण मिले जो कि ईंट के प्रमाण मिले जो किस प्रकार के, धूप में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले, कौन सी सभ्यता में, तो आपको कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता की कुछ बातें मोस्ट बातें कर ली है कि यहाँ पे क्या क्या मिला कालीबंगा सभ्यता में। तो आपको बता देना कालीबंगा सभ्यता किसके नदी किनारे है, तो घग्गर नदी पहले क्या कहा जाता था, सरस्वती नदी, ठीक है। बाद में बात करें अग्निवेदिका कहाँ मिली हुई है, अग्निवेदिका का प्रमाण कहाँ मिले, कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है। धूप में पकी ईंटों के प्रमाण कहाँ मिले, तो कालीबंगा सभ्यता में। और सुव्यवस्थित सिंधु घाटी जैसी सभ्यता कौन सी है, तो कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। अब कालीबंगा सभ्यता की इतनी बातें मुख्य हैं, बार बार एग्जाम में आ रही है, राजस्थान अध्ययन वाली बुक में ये भी बातें मोस्ट दे रखी है, ठीक है। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, यानी मैं आपको बोल के बताऊंगा लिखना, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल तो बोल्ड है नहीं, और ये बोल्ड है, इसमें आपको लिखना क्या है, कुछ प्रकार लिखना है वो आपको याद कर लें, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता हाड़ सभ्यता की। हाड़ सभ्यता की बात करते हैं तो हाड़ सभ्यता सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, पहले वही बात, हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, हाड़ सभ्यता, हाड़ सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है। हाड़ सभ्यता आयरन नदी किनारे है, यानी हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे है, आयरन नदी किनारे, ठीक है। यानी आपको अच्छी तरीके से बातें याद करनी ही पड़ेगी, आपको ये नहीं करना है, कहीं भागना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे है। तो आपको जाहिर से एग्जाम में जिस प्रकार हाड़ सभ्यता आपको बुझे तो आपको बता देना हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे है। 2 मिनट रुकना एक बार। हाड़ सभ्यता आप देख लेना एक बार, आप हाड़ सभ्यता देखो क्या किस नदी किनारे है। हाड़ सभ्यता याद कर लेना आप। दूसरा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो देखना आप। एक इसमें वो कालीबंगा की सभ्यता की खोज किसने की थी, अलमानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अलमानंद घोष ने की थी। दशरथ शर्मा वाली वो बात यहाँ से गलत हो रही है मुझे जहां तक लग रहा है, बल्कि अलमानंद घोष ने वहां पे क्या की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाड़ वाली सभ्यता वाली, देखो आप हाड़ ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी हाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो इसे आयड नदी किनारे है, तो यह क्या है कि ताम्रवती, ये क्या है ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रवती दूसरी है वो, या ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता। यानी ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता, हाड़ सभ्यता, यानी हाड़ सभ्यता कौन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। हाड़ सभ्यता कहाँ की युगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो हाड़ सभ्यता की आगे और बात करें तो उसके आधार पर हम देखें तो अगला क्वेश्चन इसमें एक बात और मोस्ट थी वो मिल नहीं रही है मुझे कहीं, 10वीं वाली बुक में दे रखी थी। हाँ मिल गई मिल गई।
हाड़ सभ्यता की बात करें तो आयड या बेड़त नदी किनारे, बनास या बेड़त नदी किनारे है क्या हाड़ सभ्यता? अब मुझे बताना हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे है? यानी हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे है? तो हाड़ सभ्यता आयड या बनास या वो भी आ सकता है इसमें, बनास भी ऑप्शन में आ सकता है, बनास नदी भी किनारे भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। यानी हाड़ सभ्यता की बात करें तो हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे है? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है इसको। दूसरी बात इसमें करते हैं, मर्तकों और टिल्ले की सभ्यता भी कहा जाता है इसको, रेत के टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है इसको, धूलकूट, आगाटपुर और आगाटपुर इस प्रकार की इसके नाम है, ठीक है। यानी आपको इसके नाम की बात करें ना तो इसको क्या कहा जाता है? इसे ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, बाद में ताम्र नगरी सभ्यता, इसको मर्तकों का टिल्ला भी कहा जाता है, इसको रेत का टिल्ला भी कहा जाता है, इसको धूलकोट भी कहा जाता है और इसको आगाटपुर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आयड या बनास नदी किनारी सभ्यता है, आयड सभ्यता, ठीक है। आगे बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो आपको बता देना है, अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने इसकी खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। अगर आप बात करो कालीबंगा सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अलमानंद घोष ने की थी, अलमानंद घोष साहब ने की थी, ठीक है। अलमानंद घोष साहब ने इनकी कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। बाद में आगे जाके बीबीलाल बीके थापर है वो आगे जाकर इनकी खोज करते हैं 61 से 69 तक। और हाड़ सभ्यता की बात करें तो आयड नदी किनारे, अबनास नदी किनारे, ताम्रयुगीन या ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, ताम्र नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने इनकी खोज की थी। आगे हम इसकी बात करें तो आगे इसमें जाकर आर.सी. अग्रवाल भी आ जाते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने इनकी खोज कब की थी? तो 1953 ईस्वी में की थी। और आगे जाके आर.सी. अग्रवाल साहब, आर.सी. अग्रवाल साहब 1956 में यहाँ पे वापिस आ जाते हैं और 1956 में भी आर्य सभ्यता की खोज करते हैं, ठीक है। हम आगे बात करें तो इसकी क्या है, सर्वाधिक उत्खनन वाली यहाँ पे क्या क्या मिले है वो बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यानी मृतकों के आभूषण सहित दफनाया गया था। इसकी एक मोस्ट बात यही है कि हाड़ सभ्यता की मोस्ट बात याद करें तो आगे आपके एनसीईआरटी में वो लाइन दी गई आरपीएस वर्ड में कि इसको मृतकों के साथ गहने पे दफनाया गया था। यानी जो मृतकों में दफनाया जाता था उनको गहनों के साथ दफनाया गया था, यानी यहाँ पे क्या थे, गहनों का प्रयोग किया जाता था। इसके कारण इसे ताम्रवती नगरी या ताम्रयुगीन नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्रवती जननी कहा जाता है गणेश सभ्यता को और ताम्रयुगीन ताम्रयुग नगरी किसे कहा जाता है? हाड़ सभ्यता को, ठीक है। हाड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने की थी। आर.सी. अग्रवाल आगे जाके वापिस आते हैं। आर.सी. अग्रवाल कहाँ से? आर.सी. अग्रवाल 1956 में आर.सी. अग्रवाल वही आर.सी. अग्रवाल जो पहले कहाँ करके आए थे, गणेश सभ्यता की खोज करके आते हैं, ठीक है। यानी आर.सी. अग्रवाल अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ तांबे में गली भट्टियां या पर मिली है, ठीक है। आगे इसमें एक बात और मोस्ट याद रखना, यहाँ पे क्या मिली है? भट्टियां मिली है, ठीक है। भट्टियां मिली है कौन सी? जो तांबे की गली हुई भट्टियां है ना वो कहाँ मिली है? तो हाड़ सभ्यता मिली है, ठीक है। आपको कुछ मोस्ट बातें हैं तो इस लाइन में दे रखी है वो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाल काले रंग की मर्दबांड मिली है, लाल काले रंग की मर्दबांड मिली है। अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने खोज किया था। आयड अपनास नदी किनारे स्थित है। अक्षय कीर्ति साहब और आर.सी. अग्रवाल दोनों ने किया था। इसमें इसे ताम्रयुग की नगेंद्रा भी कहा जाता है, इसे मटको टिल्लो भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है, आयड नदी किनारे स्थित है, ठीक है। इस प्रकार की ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, ज्वार बाजरा चावल, ठीक है। गेहूं ज्वार बाजरा चावल कौन सी? आयड नदी किनारे हाड़ सभ्यता में, ठीक है। उसमें गेहूं जो थे, जो वहां पे चावल नहीं थे, ठीक है। कालीबंगा में चावल नहीं थे जो अलमानंद घोषणे साहब ने खोज की थी, वहां पे क्या नहीं थे, चावल की खेती नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पे क्या होती थी, चावल की खेती होती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, यानी हाड़ सभ्यता से मुख्य मुख्य बातें जो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके हमने क्या कर लिए, बात कर लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा आप देखेंगे कौन सा अगला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी हाड़ सभ्यता कालीबंगी सभ्यता दोनों की अच्छी तरीके से आपको बात देख लेनी है, क्या 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 दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामूहिक भोजन के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी हर सभ्यता में एक सामूहिक भोजन वाले साक्ष्य, यानी जो सामूहिक भोजन मतलब कि आप डाइनिंग टेबल वगैरह वो जिमते हो ना, उस प्रकार सामूहिक भोजन वाले साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो आपको बता देना है सामूहिक साक्ष्य वाले भोजन का अवशेष कहाँ पे मिले हैं। जो इसका मतलब सामूहिक भोजन का मतलब यहाँ क्या होता है कि 4-5 जने बड़े परिवार रहा करते थे और बड़े परिवार रहकर यहाँ पे क्या करते थे, सामूहिक भोजन करते थे। जिस प्रकार हमारे गांव में करते हैं ना सामूहिक भोजन का मतलब कि आपके 4-5 बड़े परिवार है और वो एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, सामूहिक भोजन कर रहे हैं। और सामूहिक भोजन का मतलब यही है कि वहां के क्या मिले थे, वहां पे बर्तन मिले थे
और इतने बर्तन एक साथ में किसी के साथ खाना खाकर बैठते साथ में बैठते थे, ठीक है, यानी सामूहिक भोजन की बात है वहीं पे की गई है, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं, ये आगे अगला कौन सा है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है, यानी आपका कुछ जनपद दे रखी है आज में, उसमें ये मत्स्य जनपद की राजधानी पूछा आपको, राजधानी कौन सी है, यानी आपको एग्जाम में दृष्टि से आप मान के चलना ये इस प्रकार के उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और चाहे आरपीसी और 10वीं और 9वीं और 10वीं की बुकों को बार बार रिफरेंस करते हैं, बार बार इसी से आपको क्वेश्चन उठाकर देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं कि वो अलग से क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं, बल्कि इन्हीं की लाइनों को उठाकर देते हैं और इनके स्टेटमेंट के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके जाओ आप, मैं इतनी देर पानी पीता हूँ। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछा था, मत्स्य की राजधानी कौन सी है, ठीक है, मत्स्य जनपद है, जनपद लगा देना, यानी मत्स्य जनपद की राजधानी आपसे पूछ रहा है, मत्स्य जनपद की राजधानी पूछ रहा मतलब कि आपको क्या बताना है, विराटनगर, वही विराटनगर जो भागोर विराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर में स्थित है, ठीक है। यानी आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, मत्स्य जन की राजधानी पूछना चाहता है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपको बता देना है विराटनगर, विराटनगर, ठीक है। यानी विराटनगर कौन थी मत्स्य जनपद क्या थी, राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, यानी विराट सभ्यता में स्थित है, विराट सभ्यता में। अब हाल फिलहाल में कहां पड़ती है, तो जयपुर में, ठीक है। आपको बता देना विराट सभ्यता में मत्स्य जनपद की राजधानी जहाँ पे पांडवों ने राज किया था वही मत्स्य जनपद था, जहाँ पे विराट सभ्यताओं की, ठीक है। यहाँ पे डोंगरी, भीम की डोंगरी भी यहाँ पे है और मोती डोंगरी यहाँ पे है, विजय की डोंगरी यहाँ पे है, कैप्टन बर्टन के अशोक बाबरू शिलालेख विराट बौद्ध स्फूत यहाँ पे कुछ मिले थे, यानी यहाँ पे बीजक की डोंगरी, भीम की डोंगरी, मोती डोंगरी, यहाँ पे 3 डोंगरी है, ठीक है। और बौद्ध के विराट मत वाले बौद्ध वो भी है, एक जो बाबरू वाला शिलालेख है वो भी यहाँ पे मिला है, मत्स्य जनपद में मिला है, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको मत्स्य जनपद की राजधानी के बारे में बात कर लेनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यानी मत्स्य जनपद की और राजधानी के बारे में बात कर ली क्या, यहाँ पे यात्री, चीनी यात्री होनसांग भी यहाँ पे क्या अपनी यात्रा वृतांत विराट का उल्लेख करता है, चीनी यात्री जब आता है हमारा होनसांग, वो भी कहाँ की बात करता है, वो विराट विराट की बात करता है, ठीक है, यानी विराट की बात करता है। आपको इस बात में क्या करना है, मत्स्य जनपद राजधानी मुझे तो बता देंगे विराटनगर, ठीक है। अब विराटनगर के कुछ साक्ष्य मिले यहाँ पे, जो विराटनगर कौन से, जहाँ पे मोती डूंगरी है, भीम की डूंगरी है और विजय की डूंगरी, यहाँ पे कितनी 3 डूंगरियां ही हैं। और बात करें तो यहाँ पे क्या मिले हैं, बौद्ध के जो अवशेष है या बौद्ध के साक्ष्य है वो कहाँ मिले, यहाँ पे मिले। एक चीनी यात्री होनसांग भी आता है यहाँ पे विराट के बारे में बात करके जाता है, ठीक है। यानी अच्छी अच्छी बातें मत्स्य जनपद के बारे में वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी आपको क्या पूछ रहा है, प्राचीनतम पशुपालन यानी प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, आपको एग्जामिनेशन का क्वेश्चन दे रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष कहाँ मिले, तो आपको पता होना चाहिए प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो बागोर भीलवाड़ा वाली सभ्यता से मिलते हैं, यानी बागोर भीलवाड़ा वाली सभ्यता है, बागोर भीलवाड़ा वाली सभ्यता, वहां से हमें क्या मिलते हैं, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, यानी बागोर भीलवाड़ा वाली सभ्यता जिसे लोहे दिनकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, उसके क्या मिलते हैं, वहां पे अवशेष मिलते हैं, कौन से अवशेष, जो प्राचीनतम पशुपालन यानी प्राचीन समय के पशुपालन के अवशेष कहाँ मिलते हैं आपको, तो बागोर भीलवाड़ा वाली सभ्यता से वहां से मिलता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कुछ बागोर नदी वाली बागोर सभ्यता की, यानी बागोर सभ्यता की कुछ बात कर लेते हैं, बेसिक तौर पे बागोर सभ्यता के बारे में कुछ आपको दे रखा है उनकी बात करते हैं, ठीक है। यानी बागोर सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए बागोर सभ्यता कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में, ठीक है। ये किस नदी पे किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए भीलवाड़ा में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, जिसे एकदम बाबा किसने पता है पूछता है तो कौन सी नदी है, कोठारी नदी, यानी कोठारी, सॉरी कोठारी नाम गलत है, कोठारी, यानी कोठारी नदी कौन सी नदी, कोठारी नदी कहाँ स्थित है, बागोर सभ्यता की कौन सी नदी, बागोर सभ्यता के साथ कौन सी नदी जुड़ी है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कोठारी नदी जो भीलवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। यानी बागोर सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे, ठीक है। ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता यानी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। दूसरी बात करें यहाँ तो
यहाँ पे लोहे के उपकरण मिले हैं। लोहे के उपकरण मिले, वो कितने, वो सूक्ष्म उपकरण है, ठीक है। यानी लोहे के उपकरण तो जरूर मिले किस सभ्यता से, भागोर सभ्यता से, बल्कि वो कितने कितने सूक्ष्म उपकरण है, ठीक है। यानी आपको याद करनी है, लोहे के उपकरण कहाँ मिले, सूक्ष्म, यानी माइक्रोफेथिलिक, यानी माइक्रो कल्चर वाले उपशेष कहा जाता है इनको, ठीक है। आगे इसकी बात करें तो यहाँ पे मास्तियों का टीला है, वहां पे दुल्लो वाला टीला था आयड में, यहाँ पे क्या मास्तियों का टीला है, ठीक है। अकादमिक के आधुनिक संस्कृति का संग्रहालय, यहाँ पे अकादमिक संस्कृति का संग्रहालय, ठीक है। इसके उत्खनन करते की बात करें तो वीएन मिश्र साहब है, जो दक्कन कॉलेज से पास आउट होते हैं, वहां से क्या आते हैं, वीएन मिश्र साहब आते हैं, यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र साहब। भागोर सभ्यता की खोज किसने की थी, वीएन मिश्र साहब। आपको अगर पूरा नाम पूछे तो आपको बता देना है वीरेंद्र नाथ मिश्र साहब। यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र साहब जो कहां से आते हैं, जो पूना के जो दक्कन कॉलेज है वहां से आते हैं। वीएन साहब इनका शॉर्टकट नाम है, जो 1967 और 70 से यहाँ पे खोज करते हैं, यानी 1967 से लेकर 70 तक कहाँ पे करते हैं, वीएन मिश्र साहब, वीरेंद्र नाथ मिश्र साहब जो खोज करते हैं। वो प्राचीन पशुपालिक अवशेष भी कहाँ मिलते हैं, प्राचीनतम पशुपालिक यानी प्राचीन समय के पशुपालिक अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो भागोर सभ्यता मिलते हैं। भागोर सभ्यता किस नदी किनारे है, तो कौठारी नदी किस नदी के किनारे है। भागोर सभ्यता कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में है। यहाँ पे खोज किसने की थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कब की थी, 1967 और 70 के बीच में की थी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या मिलते हैं, कृषि के एवं आखेट के अवशेष मिलते हैं। यानी प्राचीन पशुपालन मतलब क्या होता है कि कृषि के द्वारा कृषि के अवशेष भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कृषि के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यार इसको क्या कहा जाता है, लघु पाषाण यानी सूक्ष्म माइक्रोलिथिक जो कल्चर है ना, उसके भी अवशेष कहाँ मिलते हैं, भागोर सभ्यता। भागोर सभ्यता कहाँ पे, भीलवाड़ा में, ठीक है। हमने आयड कर लिया, हमने कालीबंगा कर लिया, हमने भागोर कर ली, ठीक है। भागोर सभ्यता के बारे में मुख्य बातें वो बता दी मैंने, आयड वाली बता दी, और जिस प्रकार एग्जाम में आता है उसी प्रकार मैंने, मुझे जहां तक लग रहा है मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, यानी सभ्यता, आपने 4 सभ्यताएं मोस्ट कर ली है। जिस प्रकार आपकी सभ्यताएं दे रखी है ना, यानी आपको सीटी में कुछ सभ्यताएं आपकी फिक्स दे रखी है, और उसी प्रकार आपके सीटी में जैसे सभ्यताएं दे रखी है उसी के आधार पर मैंने जो आयड, बागोर, कालीबंगा ये सभ्यताएं मुख्य तौर से, आपको मैं गणेश और सभ्यता के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। आर सी अग्रवाल ने वहां पे खोज की थी। गणेश और सभ्यता कांतली नदी किनारे है। आपको सभ्यताओं की याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सभ्यताओं की बात करें ना, यानी सभ्यताओं की बात करें, थोड़े आयड की बात कर लेते हैं, गणेश्वर, ठीक है, बागोर, ठीक है, कालीबंगा, आयड होगी, गणेश्वर होगी, बागोर होगी, कालीबंगा होगी। आपको इतने ही बताइए मैंने। बनास नदी या आयड नदी, गणेश्वर, कांतली, बागोर, कोठारी, भीलवाड़ा और कांतली, सिक्कर, सिक्कर ही करना क्योंकि नियम का थाना कैंसिल हो गया। कालीबंगा, गगर नदी, ठीक है। यानी इस प्रकार सभ्यताओं के क्वेश्चन देखो आप, यानी सभ्यताओं क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बार बार से क्वेश्चन पूछेगा। और आपको क्या करना है, इन सभ्यताओं की नदी देखनी है, किस प्रकार की सभ्यताएं हैं, क्या क्या देखना है, वो सभी देखना है। यानी आपको क्या पूछ रखा है, आयड, गणेश और बागोर सभ्यताओं की क्या बतानी है आपको, कौन सी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपको एक बार देखना है कि आयड 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 सभ्यता, आयड नदी किनारे कौन सी सभ्यता है, या आयड नहीं अहाड़ है, सॉरी, यहाँ पे अहाड़ लिखना तो गलती होगी, आयड नदी की है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है इसमें, अहाड़ नदी किनारे कौन सी, गणेश्वर की कौन सी, बागोर की कौन सी, कालीबंगा की कौन सी, ठीक है। यानी आपको क्या करना है इसमें नदियों के बारे में बताना है, यानी आपको नदियों के बारे में बताना है, कौन कौन नदी कौन सी नदी किनारे स्थित है, ठीक है।
यानी आपको क्या करना है, हाड़ सभ्यता किस नदी किनारे, तो आपको याद करना है हाड़ किसकी नदी है, बनास नदी, गणेश और कांतरी नदी, बागोर गौठारी नदी जो भीलवाड़ा में पड़ती है, कालीबंगा गगर नदी जो हनुमानगढ़ में पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक बार देखना है कि हम बात कर रहे हैं नदी की, यानी हम सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। सभ्यताओं कौन सी नदी की सभ्यताओं के किनारे बसी है, यानी कौन सी नदी की सभ्यताओं के किनारे बसी है, उनकी बात करें तो हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता, जो कौन सी नदी किनारे है, बनास या बेड़स नदी किनारे, जो कहां पर बसी हुई सभ्यता है, बनास या बेड़स नदी किनारे कहां पर बसी हुई सभ्यता है, बनास या बेड़स नदी किनारे बसी हुई सभ्यता कौन सी सभ्यता है, वो आहड़ सभ्यता है। ठीक है, यानी आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे बसी हुई सभ्यता है, हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं के बारे में। ठीक है, यानी बात करें सभ्यताओं प्लस उनकी नदियों के बारे में, यानी कौन कौन सी सभ्यता किस किस नदी किनारे बसी हुई है, यानी कौन कौन सी सभ्यता किस किस नदी किनारे बसी हुई है। तो हम बात करें आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे है, बनास या बेड़त नदी किस किनारे है। हम बात करें गणेश्वर सभ्यता जो किस नदी किनारे बसी हुई है, तो हम बात करें गणेश्वर सभ्यता कांतरी नदी के जो शिखर में है। हम बात कर रहे हैं बागोर सभ्यता जो किस नदी किनारे है, तो हम बात करें बागोर सभ्यता जो कोठारी नदी किनारे भीलवाड़ा में है। हम बात कर रहे हैं गगर नदी की सभ्यता, गगर नदी की सभ्यता कौन सी है, तो कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, यानी हम बात किस प्रकार कर रहे हैं, देख लो आप फिर से बता देता हूं मैं कि हम बात करें कौन सी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसे है, किस प्रकार की सभ्यताएं नदियों के किनारे है, या कौन कौन सी सभ्यताएं नदियों के किनारे है। ठीक है, मैं ये फिर से बता देता हूँ कि कौन सी सभ्यताएं नदियों के किनारे है। ठीक है, यानी हम बात करें एक तरफ सभ्यताओं की, एक तरफ नदियों की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं और नदियों की। नदियों के किनारे मतलब क्या होता है, आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे है, तो आपको बता देना है कि आहड़ सभ्यता बेड़ से अपनास नदी किनारे है। हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे है, तो कालीबंगा घग्गर नदी या घग्गर नदी किनारे है, जिसे हम हनुमानगढ़ जिले में नाली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें गणेश सभ्यता किस नदी किनारे है, तो काली गणेश सभ्यता कांतली नदी किनारे जो शिखर में पड़ती है। हम बात करें बागोर सभ्यता कोठारी नदी किनारे जो कहां पे पड़ती है, भीलवाड़ा में। यानी आपको चार सभ्यताएं, चार नदियां दे रखी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको मैंने चार सभ्यताएं नदियां बता दी जो मुख्य रूप से एग्जामिनर आपको पूछेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछेगा, आपको बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी राजस्थान में राजपूताओं की उत्पत्ति के बारे सूर्यवंशी सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। यानी आपको क्या दे रखा है कि जो राजस्थान में राजपूताओं का जो सूर्यवंशी किसे कहा जाता है, सूर्यवंशी किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको पता है गौरी शंकर हेमचंद साहब ने हमें राजस्थान के राजपूतों को क्या कहा था, सूर्यवंशी कहा था। इसके आधार पर उन्होंने हमें सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, यानी आपको राजस्थान में राजपूतों को सूर्यवंशी कहने वाले कौन थे, तो आपको पता है राजस्थान में राजपूतों को सूर्यवंशी कहने वाले गौरी शंकर हीराचंद साहब थे। उन्होंने राजस्थान के राजपूतों को सूर्यवंशी कहा था। ठीक है, हम बात करें राजस्थान की उत्पत्ति बार अग्निवंशी सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बात करें अग्निवंशी सिद्धांत हमें पृथ्वीराज रासो यह बताते हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रताप यह बताते हैं, चंद्रप्रताप किसका राष्ट्र है, पृथ्वीराज रासो का। चंद्रप्रताप यह बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निवंशी बताई गई है। ठीक है, यानी राजपूतों की अग्निवंशी किसके द्वारा बताई हुई है, अग्निवंशी किसके द्वारा बताई हुई है, सूर्यवंशी सिद्धांत तो किसने दिया था, गौरी गौरी शंकर हीराचंद साहब ने। ठीक है, और राजपूतों को अग्निवंशी कौन बताता है, तो पृथ्वीराज रासो किसका लिखा हुआ है, चंद्र बताइए बताते हैं अपने पृथ्वीराज रासो में कि राजपूत क्या है कि अग्नि अग्नि से उत्पन्न हुआ नहीं है। वो आप बात करें तो चालुक्य परमार चौहान, चालुक्य परमार चौहान जो हमें क्या बताते हैं, अग्नि से उत्पन्न बताते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वीराज रासो की चंद्र बताइए ये बात की गई, चालुक्य परमार चौहान है जो गौरी शंकर राजपूत योद्धाओं की, यानी राजपूतों की क्या बताते हैं वहां पे, सूर्यवंशी बता रहे। ठीक है, यानी हमने आज बात कर ली है सभ्यताओं की और मत्स्य जनपद की सभ्यताएं, मैंने मोस्ट सभ्यताएं करा दी है। कल हम बात करेंगे राजस्थान के राजपूतों की उत्पत्ति का, जिस प्रकार आपने मैंने पहले क्वेश्चन बताया इस प्रकार होगा, तो अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे राजस्थान के राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो कल मैं आपके लिए जिस प्रकार मुझे जहां तक लग रहा है मैं पीपीटी तैयार करके आपको पढ़ाना है, और आप हम कल बात करें। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।